नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। छायावाद की सीरीज चल रही है और हम पढ़ रहे थे निराला जी को। तो निराला के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग देख चुके हैं। आज निराला के ऊपर रामचंद्र शुक्ल के क्या मत हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं एक बार फिर से कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहली बात तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ये मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास आपको उस कदर से तैयार हो जाएगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। कहने का अर्थ हमारा ये, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, संपूर्णतः मैं आपको तैयारी कराने की पूरी कोशिश में हूँ। ठीक है, तो देखो रामचंद्र शुक्ल ने इनके, अभी इससे पहले हम निराला के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली जाके आप क्लास देखें। और आज हम इनके ऊपर मत किसके, रामचंद्र शुक्ल के क्या कहना है तो वो लोग हम देखने वाले हैं निराला के ऊपर। हमारे नोट्स कुछ इसी प्रकार के आपको मिलने वाले हैं कि पहले तो हम उनके बारे में पढ़ाते हैं, फिर उस पर जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उन पर रामचंद्र शुक्ल के मत क्या हैं उनके बारे में फिर हम देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं भाई रामचंद्र शुक्ल। कहते हैं रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि छायावाद ने, देखो छायावाद ने बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगति पद्धति का अनुसरण किया। कहने का अर्थ है छायावाद में जैसे बंगाल जो छायावाद जो कल मतलब फोटोकॉपी किसकी कर रहा है, जैसे बंगला में रचनाएं लिखी जाती थी उसी प्रकार की देखा देखी यहाँ पर भी अंग्रेजी ढंग की प्रगति यहाँ पे मिल रही है। किसमें, छायावाद में। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की और अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। सौंदर्यता, संगीत तत्व सबसे ज़्यादा छायावाद में देखा जा रहा है। परिणाम यह होता है कि रामचंद्र शुक्ल के मत क्या है, ये ध्यान रखना होता है, समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ याद रखना, हमारे यहाँ संगीत राग रागनियों में बंद कर चलता आया है, पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह की सुर लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। इम्पोर्टेंट है, संगीत के अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बंगला में शुरू हुई। इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए और गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया था। इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे बात अगर करें तो एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्र का स्वेच्छा अनुसार विभागा। इसके कारण गवैयों की जबान को, जो गाय वालों की जबान थी, उनके जबान को सख्त परेशानी होगी। ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं सब निराला जी के बारे में। यह बात निराला जी ने अपने आप महसूस की है। रामचंद्र शुक्ल के क्या मत हैं निराला जी पर। अगली बात करते हैं कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास, गुम्फित, पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक व लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं जाती जितनी कि प्रसाद और पंत में है। कहने का अर्थ इनकी जब कविताओं को पढ़ोगे तो लक्षणों का प्रयोग आपको नहीं देखना। अच्छा, लक्षण क्या होता है? जैसे एक है ना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियाँ थी। तो अभिधा जैसा देखा वैसा लिख दिया, लक्षणा उसका लाक्षणिक अर्थ होगा, यानी वाक्य जो पंक्तियाँ होंगी उनको सीधे अर्थ आप नहीं समझ सकते, वो किसी लक्षण पर आधारित होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपसे बोले कि जैसे लाठी चल रही है, तो क्या आपने कभी लाठी को चलते हुए देखा है? नहीं, सॉरी, लाठियाँ चल रही हैं, अगर ऐसा हम लाइन बोल दें तो आपको लगेगा कि नहीं, लाठियों को तो चलते हमने नहीं देखा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ मारपीट हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसी को कहते हैं लाक्षणिक, जो लक्षणों पर आधारित होती हैं। ठीक है, लाक्षणिक व लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। अब पंत की पंक्तियों को पढ़ो। जैसे उनकी एक पंक्ति आती है परिवर्तन कविता से कि अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही हल्दी के, हाथ खुले भी ना थे, लाज के बोल खिले थे, चुंबन सोन कपोल हाय रुक
गया यही संसार वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है ऐसी छिन्नाधार। अब इस पंक्ति को जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि किसी आर्मी की पत्नी जो आज किसी आर्मी का देहांत हो गया है, आर्मी वालों का, उनकी पत्नी का ये विलाप है। मगर पढ़ोगे जब उस परिवर्तन कविता में तो प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है, उस पर यह कविता लिखी गई। इसको कहते हैं लाक्षणिक, लक्षण पे लिखी गई। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद के पढ़ोगे, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना यसीम गरजती, आती है सोने क्षितिज से। तो ये पंक्तियाँ क्या है, लक्षणों पर आधारित हैं। पर ऐसा नहीं, अब इनमें क्या है, निराला जी की पंक्ति अभिधा क्यों है, उसमें ज़्यादा लक्षणों का प्रयोग नहीं करते। क्या कि बांधो न नाव इस ठाव बंधो, बांधो न नाव इस ठाव बंधो, पूछेगा सारा गाँव बंधो, बांधो न नाव। अब इसमें अभिधा आपको दिख रहेगी, जैसा देखा वैसा लिख दिया कि यह घाट वही जिस पे हंस कर वह कभी न आती थी धस कर, आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे कपते थे कपते थे दोनों पाँव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। अब ये निराला जी की देखो पंक्ति। तो निराला, पंत, प्रसाद, महादेव वर्मा चारों की कविताओं में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल आगे क्या कर रहे हैं कि निराला जी की शैली कुछ अलग रही। उसमें लाक्षणिक वैचित्र का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क भड़क पूरे वाक्य के वैलक्षण का सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में, यानी निराला के पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। चरण स्वच्छंद है, कोई चरण बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है। अबे सुन बे गुलाब जो पाई खुशबू रंग वो आप। अब देखो, पहला चरण अबे सुन बे गुलाब छोटा, फिर अबे जो पाई खुशबू रंग वो आप, चरण बड़ा हो गया। कोई बहुत छोटा है, कोई मंझोला। देख के बहुत से लोग इसको रबड़ छंद या फिर केचुआ छंद आदि कहने लगे थे। तो याद रखना, निराला के ही छंदों को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहते थे। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। आगे बढ़ते हैं। तो निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली जड़ी हुई होती है। ठीक है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। राम की शक्ति पूजा में क्या कहते हैं, राम की शक्ति पूजा में मुझे याद आ रहा है, राम रावण का अपराजय समर, इस प्रकार के सतशील संवर्ण शील शील नभ गर्जित सुर। ठीक है, ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए जी, जैसे उसमें सरोज स्मृति में कि धन्य में पिता निरर्थकता तेरे हित कुछ कर न सका, जाना तो था अर्थो गमो पाए पर रहा सदा संकुचित काय। ठीक है, ये राम सरोज स्मृति से, वो आपकी वहाँ से। इनकी भाषा में आगे बढ़ते हैं। तो इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है, जिससे अर्थ भाव व्यक्त करने में कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। मैं फिर कहता हूँ, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और क्या करना है आपको, कमेंट तो ज़रूर करना है। इस बात का ध्यान। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वह बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये रचना आपसे पंक्ति पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन से अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। निराला की रचनाओं में रहस्यवाद कैसे मिलता है, ये देखते हैं कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत व अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा।
देखा है। रहस्यवाद में याद रखना, रहस्यवाद में संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिक का वह रूप रंग लेकर चली है जिसका विकास बंगाल में हुआ है। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इन विशेषताओं को छोड़ दें तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं और उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार और छायावादी कवियों की। तो ये थे हमारे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन, निराला जी। आगे बढ़ते हैं सुमित्रानंदन पंत, 1900 से 1961 में आते हैं। क्या है सुमित्रानंदन पंत, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, सुमित्रानंदन पंत को भैया क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत को। जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा, जो कहाँ है? कौसानी में है, इम्पोर्टेंट। मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। बाल्य नाम इनका क्या नाम था? गुसाई दत्त नाम था। क्या नाम था? गुसाई दत्त नाम था। इनकी प्रथम कविता क्या है? गिरजे का घंटा। इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, इम्पोर्टेंट है। प्रथम कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा, इम्पोर्टेंट, जो कि 1916 में। अब इनकी कुछ रचना है। उच्छ्वास कब लिखी गई? 1920 में। ग्रंथि 1920 में, ठीक। उच्छ्वास और ग्रंथ दोनों कब लिखी गई हैं? 20 में लिखी गई हैं। उच्छ्वास और ग्रंथि कब लिखी गई? 20 में। वीणा कब लिखी गई है? 27 में। पल्लव 28 में। गुंजन 32 में, ठीक है। युगांत कब लिखी गई? 36 में, बहुत इंपॉर्टेंट। युगांत का समय बहुत पूछा जाता है। युगांत 1936। युगवाणी 39, ग्राम्य 40, इंपॉर्टेंट समय है। देखो, उच्छ्वास 20, ग्रंथि 20, तो वीणा 27, पल्लव 28, गुंजन 36, गुंजन 32, युगांत 36, युगवाणी 39, ग्राम्य 40। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल, ये जो सोने से हैं वो 47 में। सासे स्वर्ण, सासे 47। युगांतर कब लिखी गई? 48 में। युगपथ कब लिखी गई? 49 में। आपको याद नहीं रहा? अभी मैं गाना सुनाऊंगा आपको। उत्तरा 49 में। रजत शिखर 52 में। शिल्पी 1952। अतिमा 1955। कितनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। सौवर्ण कब लिखी गई है? सौवर्ण, ये भी कब लिखी गई भैया? 57 में लिखी गई। सौवर्ण 57 में। वाणी कब लिखी गई? 58 में। कला और बूढ़ा चांद इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, 1959 में लिखी गई है। लोकायतन कब लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट समय, 64। चिदम्बरा 1968 में लिखी गई है, समय को भी ध्यान रखना होता है। और सत्यकाम 1975 में। अब देखो, आपको कुछ लग रहा होगा क्या? अभी जितनी रचनाएं इनकी हैं, यहाँ तक सभी रचनाएं हैं। इनको एक गाना सुना होगा कि हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा। अब इसको कैसे याद करोगे? कि हम जैसे गा रहे हैं, हमारे साथ गाओ कि वीणा पल्लव गुंजन युगांत, हम लाख छुपाए प्यार मगर, वीणा पल्लव गुंजन युगांत, ग्राम्या उत्तरा और युगवाणी, लोकायतन चीटी पतझड़, लोकायतन चीटी पतझड़ और चिदम्बरा वीणावाड़ी, हे सोने किरण और सोने धूल रश्मि बंधु श्री पल्लविनी, हे सोने किरण और सोने धूल रश्मि बंधु श्री पल्लवनी, बापू के प्रतिनों का विहार, बापू के प्रतिनों का विहार, युगांतर परिवर्तन श्रमजीवी। तो फिर से कि वीणा पल्लव गुंजन युगांत, ग्राम्य उत्तरा और युगवाणी, लोकायतन चीटी पतझड़, लोकायतन चीटी पतझड़ और चिदम्बरा वीणावाणी। फिर गाना कि है स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल रश्मि बंधु श्री पल्लवनी, बापू के प्रतिनों का विहार। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? कमेंट तो कम से कम करके जाना है आपको
कि सर मज़ा आ गया कि बापू के प्रतनों का विहार युगांतर परिवर्तन श्रमजीवी। ये बहुत मेहनत से बनाया जाता है। इस बात को एक बार फिर से मेरे सामने गाओ, मेरे साथ गाओ 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 कि कहो वीणा पल्लव गुंज, रुक गए फिर से कि वीणा पल्लव गुंजन युगांत ग्रहम्या उतरा और युगवाणी लोकायतन चीटी पतझड़, लोकायतन चीटी पतझड़ और चिदम्बरा वीणावाड़ी हे स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल रश्मि बंधु श्री पल्लवनी। बापू के प्रतनों का विहार, बापू के प्रतनों का विहार युगांतर परिवर्तन श्रमजीवी। तो याद हो गई होगी मेरे ख्याल से, ये लगभग में रचना क्रम से भी हैं। पंत की पहली जो छायावादी रचना थी वो कौन सी थी बच्चा? उच्छ्वास। कब लिखी गई थी? 1920 में। अंतिम छायावादी रचना कौन सी? गुंजन। कौन सी? गुंजन। तो भैया गुंजन का समय क्या था? एक बार फिर से देख ले थोड़ा, अगर कहीं हो। गुंजन 32 में आई थी। जहाँ जहाँ होगा थोड़ा हम लिख देंगे। गुंजन का समय क्या है? 32 में। गुंजन भैया कब आई थी? 32 में। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत की कविता भावी पत्नी के प्रति है, याद रखना। सुमित्रानंद पंत की कविता है भावी पत्नी के प्रति। सुमित्रानंद पंत याद रखना किस दर्शन से संबंधित थे? तो भैया अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी याद रखना नव चेतनावाद के प्रचारक हैं, नव चेतनावाद के प्रचारक हैं, इंपॉर्टेंट है। पल्लव की भूमिका याद रखना, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पल्लव की यानी छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो पल्लव की भूमिका। पल्लव ने ही याद रखना, पल्लव ने ही पंत जी की प्रतिष्ठा छायावादी कवि के रूप में की है। किस रूप में की है? छायावादी कवि के रूप में की है, इंपॉर्टेंट है। पल्लव याद रखना काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा है। पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला, पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिवर्तन याद रखना इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। पंत जी को याद रखना संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। परिवर्तन पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को। किसको? पंत जी को। पंत जी को, इंपॉर्टेंट है। पंत ने आपसे पूछा जाए कि प्रकृति संबंधी कई श्रेष्ठ रचनाएं की जो प्रकृति से जुड़ी थी। इनकी कौन सी? प्रथम रश्मि का आना, प्रथम रश्मि का आना संगड़ी तू कैसे पहचाना, छाया बादल एक ताज में कलख नौ का विहार, झंझा में है नीम हमारी ग्राम श्री पतझर में। अब पंत जी ने प्रकृति संबंधी कैसे लिखी कि प्रथम रश्मि छाया में बादल एक ताज कलखा में, नौ का विहार झंझा में और नीम ग्राम श्री पतझर में। आप तो कहोगे सर आप तो हर पे गाना बनाए। अरे ये अभी आपके सामने मैंने सोचा, ठीक है, सोचा उचा कुछ नहीं, मैं गाने लगता हूँ क्योंकि मैं साहित्य को ना, रचनाओं को अगर रचनाओं की तरह पढ़ने लगोगे फिर वो याद नहीं होंगी। आप उसको मज़े लेके पढ़ो। ऐसे मान लो कि हम गाना कोई गा रहे हैं। एक बार मैं फिर से इसको गाऊँ ऐसे गाना कि प्रथम रश्मि है छाया बादल एक ताज कलखा में। शब्द बदल दिया कि आपको कमेंट करके जाना, अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो। कैसे गाओगे मेरे सामने कि प्रथम रश्मि छाया बादल में एक ताज कलखा में, और नौ का विहार है झंझा में और नीम ग्राम श्री पतझर में। हिमाद्री आदिनी की ये प्रकृति संबंधी रचना है। सुमित्रानंद पंत की आरंभिक कविताएं कुछ हैं। वीणा में कौन कौन सी रचना है? वीणा में संग्रहित हैं। वीणा में पंत ने स्वयं को जिज्ञासु बालिका और प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित किया है। खुद को बालिका और प्रकृति को सजीव के रूप में चित्रित किया है। इसमें छाया, सरिता, अंधकार, निर्झर, लता, विहग और उषा पर छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं। ग्रंथ
एक इनकी विरह परक काव्य ग्रंथ ही कैसी रचना है, विरह परक काव्य है, जिसमें कवि ने अपनी प्रणय वेदना की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है, स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है, इंपॉर्टेंट, स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। युगांत, युगांत, युगांत जो है छायावाद युग के अंत का उद्घोष है, 1936 में आई थी। कब आई थी? 1936 में। युगांत के प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय होता है, सबको पता है, ठीक है। युगांत युगवाड़ी और ग्राम्य काव्य संग्रहों की शैली और भावबोध प्रगतिवादी चेतना, मानवतावादी चेतना से प्रभावित है, इंपॉर्टेंट है। ग्राम्य में फिर पूछा जाएगा, ग्राम्य, ग्राम्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसकी ग्राम चित्र तथा ग्राम देवता कविताएं प्रमुख हैं। ग्राम चित्र तथा ग्राम देवता कविताएं ग्राम्य की प्रमुख हैं। ग्राम्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्र है, ठीक है, ग्राम्य से गांव यथार्थ है, ठीक है। इसकी ग्राम चित्र तथा ग्राम देवता कविताएं बहुत प्रमुख हैं, याद रखना। आपको लग रहा होगा बहुत गहराई में, गुरुजी एक बात बता दूं बच्चा, अब आपसे चितंबरा रचना नहीं पूछी जाएगी, अब आपसे अनामिका रचना नहीं पूछी जाएगी, अब कहेगा इनको क्रम में लगाइए, अब इनके बारे में आपको कठिनता से पूछेगा, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। ये मत सोचो, अब मैंने कहा ना रामचरितमानस रचना आपसे नहीं पूछी जाएगी, अब आपसे पूछिए रामचरितमानस में जो भाषा अवधि लिखी है क्यों लिखा था, या कितनी बार अवधि शब्द का प्रयोग किया है, इतना याद रखना। आप एनटीए या टीजीटी किसी भी एग्जाम को हल्के में मत लेना, ठीक है, कि सरलता हो, सरल तो नहीं ही पूछेगा, ये यथार्थ है। और दोस्त मैं यथार्थ ही पढ़ाता हूँ, आपका मन करे पढ़ो, आपका मन करे ना पढ़ो। कहो कि बोरिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा, बिल्कुल ऊपरी भेस पढ़ो, जाके उठाओ किसी किताब को, कौन सी प्रतियोगिता दर्पण एक किताब आती है उसको उठाओ, रट मारो, ठीक है, फिर एग्जाम दे के जाना। कहो कि सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन, पता नहीं, वो बात आप समझ नहीं पा रहे हो, वो पूछता है आपसे, वो ये कहता है कि जब पढ़ोगे नहीं फिर कहोगे पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, लो बता दूं मैं यहाँ से मैंने पूछा है, इस बात को हमेशा याद रखना। अध्यात्मवाद तथा, अब जैसे उदाहरण के तौर मैं इस टाइम अपनी कोचिंग में हूँ, जहाँ ऑफलाइन मेरा सेंटर है वहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वहीं से मैं क्लास ज़्यादा लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑफलाइन में व्याकरण पढ़ाता हूँ, पूरा दिन ऐसा ही चल रहा है, एसआई का बैच, एसआई का बैच, एसआई का बैच, ठीक, एसआई से। अब एलटी का बैच भी स्टार्ट कर दिया हूँ ऑफलाइन लखनऊ में, ठीक है। किसी को अगर ऑफलाइन मुझसे पढ़ना है तो लखनऊ में आपका स्वागत है, आइए। और मैंने नंबर तो आप सभी को दे ही रखा है, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, 97 21 56 58 75। गारंटी मेरी है, आप चाहे यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले हों या टीजीटी पीजीटी एलटी, अगर आप आ गए मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने के लिए तो ये मेरा वादा है, ठीक है, कि एग्ज़ाम में आप सबसे बेस्ट करोगे। ऐसा नहीं है मैं आपको ज्ञानी नहीं बना दूंगा, ज्ञानी बन जाओगे। कैसे बनोगे? मैं बहुत मारता हूँ पढ़ाते हुए। आप सोचोगे ये कौन सी बात, मारने की बात वो नहीं है, एक नियमित रूप से पढ़ना और सही डायरेक्शन में पढ़ना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, नियम के तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं याद करा देता हूँ क्लास में, ये मेरे व्याकरण की क्लास में भी रहती है, ठीक है, चाहे वो एलटी ग्रेड में, जो एलटी ग्रेड मुझसे बच्चे, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं जो ऑफलाइन में यूजीसी नेट पढ़ाता था अपने वहाँ लखीमपुर शहर में, जहाँ मैं रहने वाला हूँ, जहाँ का 10 बच्चे पढ़ा रहा था, 10 बच्चे मात्र यूजीसी नेट में, और 10 के 10 यूजीसी नेट में निकलवा दिया था। मतलब 11 अगर और पढ़ाता रुक के तो हो जाते, पर नेट पहली बार में निकलवा दिया था। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने भी मेहनत की थी, अब 5-5, 6-6, 7-7 घंटे में पढ़ाता था उनको, ठीक, ऑफलाइन में। तो इस बात को याद रखना। आगे बात करते हैं अध्यात्मवाद तथा अरविंद दर्शन का प्रभाव। खादी के फूल जो रचना थी वो पंत यानी सुमित्रानंद पंत और हरवंश राय बच्चन ने मिल के लिखी थी। इसी को कहते हैं ना कि आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जो हैं, तो अमिताभ उनका नाम कैसे पड़ा पता है? पंत जी ने नाम दिया था। हरवंश राय बच्चन दोनों एक दूसरे के मित्र, एक दूसरे से बहुत उनकी मित्रता थी। एक और रचना है इनकी मौन निमंत्रण, इनकी रहस्यवादी कविता है। वो कैसी कविता है? रहस्यवादी कविता है, जो कि आप कहोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1961 ईस्वी में पंत जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, याद रखना, पद्म विभूषण 1961 में पंत जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद 1961 में
आई थी 1961 में साहित्य अकादमी इसमें मिला, याद रखना। कला और बूढ़ा चांद पे, चिदम्बरा पे 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो याद रखना दोनों को बारे में, कला और बूढ़ा चांद। युगवाड़ी, युगवाड़ी ये संग्रह कविताओं पर गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव देखा है। आपसे पूछा जाएगा बच्चा कि भैया मार्क्सवाद और गांधीवाद का प्रभाव सुमितन पंत की किस रचना पे है? कह दो गुरुजी युगवाड़ी, कहोगे युगवाड़ी, किसको कहोगे? युगवाड़ी। युग गांधी जी मार्क्सवाद, याद रखना। चिदम्बरा इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, चिदम्बरा। आगे पढ़ते हैं। पंत जी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। लोकायतन महाकाव्य है, महात्मा गांधी के जीवन पर है। कौन सी? लोकायतन। लोकायतन चीटी पतझड़ और चिदम्बरा वेड़ावाड़ी। अरे आप याद करो ना, याद हो जाएगा। कलावाद के भीतर रूप से कहा, ये क्या मतलब है? छोड़ो। आप देखो रामचंद्र शुक्ल ने इस पे क्या कहा है पंत जी के ऊपर, क्या कहेंगे रामचंद्र शुक्ल? ये कहना क्या चाह रहे थे? रामचंद्र शुक्ल कह रहे थे कि वीणा की कविताओं में गीतांजलि का प्रभाव कुछ अवश्य लक्षित होता है। वीणा की कविताओं में गीतांजलि का प्रभाव कुछ अवश्य लक्षित होता है। वीणा की कविताओं में गीतांजलि का प्रभाव कुछ अवश्य लक्षित होता है। वीणा की कविताओं में गीतांजलि का प्रभाव कुछ अवश्य लक्षित होता है। इम्पोर्टेंट। उनकी जो, याद रखना, उनकी जो एक बड़ी विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति। याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बड़ी विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि हम क्या समझा रहे हैं। जैसे एक मिनट, मैंने कहा ना प्रकृति के सुंदर रूप को आह्लाद, यानी जो प्रकृति को भी एक सुंदर रूप देकर और फिर आह्लाद मतलब खुशी के रूप में उसको लेकर लाके रख देते हैं कि प्रथम रस्म का आना संगड़ी तूने कैसे पहचाना। वही है प्रथम रस्म। देखो क्या था, प्रथम रश्मि यानी जो प्रथम मतलब पहली किरण, रश्मि मतलब किरण, किसकी किरण? सूर्य का। सूर्य की जो पहली किरण है, जो संगनी है, तुझको कैसे पता चला? तो ये क्या है? प्रकृति का एक सुंदर रूप दे देना। किसने सीखा? पंत जी ने दिया है। वीणा में कई जगह पाई जाती है, ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं इनके बारे में। सौंदर्य का आहार उनकी कल्पना को उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवृत्त करता है जिनके प्रस्तुत रूपों की सौंदर्य अनुभूति प्रसार के लिए अनेक मार्ग में खुल जाते हैं। वीणा के उपरांत, याद रखना, वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की, ये ग्रंथि में, वीणा के बाद ग्रंथि जो लिखी है वो असफल प्रेम की है। युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है? पल्लव है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है? तो पल्लव है। कौन सी है? पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है? पल्लव है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है? पल्लव है। ठीक, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिणाम में भरी सी पाई जाती हैं। वीणा और पल्लव इंपॉर्टेंट है। वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। वीणा और पल्लव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और आसक्त और केवल चमत्कार और के लिए लिखे रखे प्रतीत होते हैं। जैसे नैनों के बाल, आंसू बात, शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जैसे मधुबाल के बाल शब्द का मनमाने जो है लिंगों में प्रयोग प्रायः मिलता है। इसमें ये थोड़ी सी बात ध्यान रखने है कि कहीं कहीं वैचित्र के लिए एक ही प्रयोग में दो लक्षणाएं
गुम्फित पाई जाती हैं। अर्थात एक लक्ष्यार्थ, याद रखना, एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ता है। जैसे मर्म पीड़ा के हास में पहले हास का अर्थ लक्षणा द्वारा जो है वृद्धि या विकास लेना पड़ता है। फिर यह जानकर कि सारा संबोधन कवि अपने अपने मन के लिए करता है, हमें सारी पदावली का उपादान लक्षणा द्वारा क्या लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है बड़ी हुई मर्म पीड़ा समझने वाले मन। इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार कहीं कहीं दो अप्रस्तुत भी एक ही उलझे हुए पाए जाते हैं। जैसे अरुण कलियों से कोमल भाव, पहले घाव के लिए वर के सादृश्य और कोमलता के साध्रमय से कली की उपमा दी गई, पर भाव स्वयं अप्रस्तुत या लाक्षणिक हैं और उसका अर्थ क्या है? कसकती हुई स्मृति। इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस प्रस्तुत के लिए दूसरा अप्रस्तुत लाया गया है। यहाँ तक देखो, ये बहुत थोड़ा रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। थोड़ा पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। क्या कहते हैं कि पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन, बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते, द रोमांटिसिज्म पर ही चलते। देखो इंपॉर्टेंट कथनी ये लाइन है। उन्हें फिर कहते हैं कि उन्हें प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्र भाषा के अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होता है। रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई है। इम्पोर्टेंट है। आगे बात अगर करें हम तो देखो, कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्य जीवन को अपने जीवन की साधना कहा है। रामचंद्र शुक्ल के सारे कथन है, इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के चित्रण के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है कि छायावाद के भीतर सब कृतियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई देता है। छायावाद के भीतर सब कृतियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखे। यानी छायावाद के भीतर अगर हमको देखना है कि सीधे प्रकृति से कौन जोड़ रहा है तो वो पंत जी हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, पढ़ता है। फिर कहते हैं आगे, क्या कहते हैं कि प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है, पर प्रकृति के बीच उसके गूढ़ और व्यापक सौहार्द तरु ग्रीष्म को ज्वाला से संतप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव तक, उसके दर्शन से तृप्त कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक कवि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई है। इम्पोर्टेंट, दृष्टि नहीं बढ़ाई है। आगे बात करते हैं तो आरोप विधायनी कल्पना की अपेक्षा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गूढ़ अगूढ़ संबंध प्रसार का चित्रण करने वाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक होती है। रहस्यवाद के संबंध में लिखा है, क्या लिखा है कि पंत जी की रहस्य भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही है। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है। पंत जी की रहस्य भावना क्या है? स्वाभाविक है। कि सांप्रदायिक यानी डॉगमेटिक नहीं, ऐसी रहस्य भावना इस समय रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देखकर प्रत्येक सहृदय से व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती हैं। व्यक्ति जो है जगत के नाना
नाना रूपों और व्यापारों के भीतर किसी अज्ञात चेतना सत्ता का अनुभव सा करता हुआ कवि इसे केवल अतृप्त जिज्ञासा के रूप में प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य यह कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी वर्मा को सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के समान दोनों को पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया है। वेरी इम्पोर्टेंट है। अब इनकी एक कविता आती है परिवर्तन, इसके बारे में देख लो, इम्पोर्टेंट है। परिवर्तन, फिर गुंजन, परिवर्तन और गुंजन। चलो, तो अब ये परिवर्तन कविता हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। इनके बारे में जो अगली क्लास है वो परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। परिवर्तन गुंजन इनके बारे में इम्पोर्टेंट है, मैं फिर कहता हूँ।